बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। आपने अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 का ओवरऑल प्रोसीजर देखा हुआ हो तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो वर्किंग का एरिया था उसे कंप्लीट किया और उसके साथ फिर हमने फॉर्मेट बनाया था कि वर्किंग से हम फिर जो है वो कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सिंगल कॉलम कैश बुक का था। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये डबल कॉलम कैश बुक के हैं और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन 5 और 6 की बात करें तो वो 3 कॉलम कैश बुक के हैं। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने बोर्ड पर सॉल्व करवाए हैं, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो किस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज मैं करवाने लगा हूँ। इसमें जो है वो जो क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं उनको हम पहले वर्किंग एरिया में पास कर देंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको कैश बुक में जो भी वर्किंग के अंदर हमने एंट्रीज पास की होंगी उनको हम कैश बुक में पुट करेंगे। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्किंग जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है आपकी कि आप एंट्री पास ट्रांजैक्शन को पढ़ते साथ उसकी एंट्री पास कर सकते हैं तो आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है वो वर्किंग के लिए एक सेपरेट पेज रखें, उस पर जो है वर्किंग करें और वहाँ से फिर एंट्रीज को उठाकर जो है वो कैश बुक में पोस्ट करें। इससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है ना, यानी कि वैल्यूज़ जो बैलेंस की आ रही होती हैं वो एक्यूरेट आ रही होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिर आज क्वेश्चन नंबर 4 है जी। मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर 260 है और क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें क्या है जी, फ्रॉम द अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन राइट अप अ डबल कॉलम कैश बुक एंड स्ट्राइक आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ मंथ। कह रहे जी डबल कॉलम कैश बुक बनाएं और एंड ऑफ मंथ यानी मंथ के एंड पर आपने जो है वो बैलेंसेस भी इसके बताने हैं कि क्या आ रहे हैं। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बेसिकली हम जो है ना वो 2 कॉलम्स बना रहे होते हैं वैल्यूज़ के, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डबल कॉलम कैश बुक में एक हमने कैश का कॉलम बनाना है और सेकंडली हमने बैंक का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर कैश और बैंक, इसका मतलब है जिन ट्रांजैक्शंस में कैश और बैंक आ रहे होंगे उन ट्रांजैक्शंस को हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम का मतलब ये है कि 2 कॉलम्स, एक ये वाला कॉलम अमाउंट का और दूसरा अमाउंट का सेकेंड कॉलम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है। जब हमारे पास कैश आ रहा होगा या बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और जब हमारे पास से आउट हो रहा होगा कैश किसी भी वजह से या बैंक से पैसे आउट हो रहे होंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तरीकाकार वही है जो जर्नल से लेजर का था। जर्नल की एंट्रीज पास करते थे और वहाँ से उनको लेजर में पोस्ट करते थे। यहाँ पर क्या करना है, ट्रांजेक्शन पढ़नी है, उसकी एंट्री पास करनी है और एंट्री की जो है वो पोस्टिंग हमने लेजर की बजाय कैश बुक में करनी है। तरीकाकार वही है पोस्टिंग का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 2015 का ईयर है, मेरे पास मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ जी कैश इन हैंड 30,000 और कैश एट बैंक जो है वो 40,000। तो ये जो दोनों अमाउंट्स दी हुई है ना, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, इनकी कोई एंट्री पास नहीं होती। कैश इन हैंड का मतलब है जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक का मतलब है जो हमारा कैश बैंक में पड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो है वो आपने लिख देने यहाँ पर डेबिट वाले साइड पर, क्योंकि कैश और बैंक दोनों आपके एसेट होते हैं और एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 30,000 से कैश का बैलेंस गिवन है और 40,000 से जो है वो बैंक का बैलेंस गिवन है। ये आप मेंशन कर दें, बैंक वाली अमाउंट बैंक के कॉलम में। और इधर जब ओल्ड बैलेंस आप लिखते हो ना तो उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन आप बोलते हो, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन जो है वो आप लिखोगे, बेसिकली पिछले मंथ से बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है और यहाँ पर हमने इसको शो किया और इस महीने की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे और इनका जो एंडिंग बैलेंस, इस महीने का जो आखिरी दिन इनका कैश का और बैंक का बैलेंस आ रहा होगा ना उसको फिर हम बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, जो कि उससे अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। यहाँ पर हम वर्किंग के अंदर अगर देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट हो रही है, लिखा हुआ जी 5 मार्च को रिसीव। हम अब पहले वर्किंग करने लगे हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन करेंगे इसका। तो लिखा हुआ जी रिसीव 2 चेक्स, 2 चेक्स रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम ए से 10,000 का एंड फ्रॉम बी ₹5,000, बी से 5,000 का। 2 चेक रिसीव हो रहे हैं, ए से 10 का, बी से 5 का। इसका मतलब है हमने उनसे पैसे लेने होंगे किसी चीज़ के, तो वो हमें जो है ना वो चेक इशू कर रहे हैं। अब वो चेक हमें दे रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ कि हमें जो उन्होंने चेक दिए हैं वो हम बैंक में भी जमा करवाने लगे हैं। तो ये आपने रूल याद रखना है कि चेक अगर किसी पार्टी से रिसीव हो तो हम वो हमेशा कैश की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि चेक अगर मिला है तो आपने कैश को डेबिट करना है, बैंक को डेबिट नहीं करना जब तक कि ये ना लिखा हो कि चेक जो रिसीव किया था वो आपने बैंक में जमा करवा दिया। तो चूंकि इधर बैंक में जमा करवाने की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि चेक जो है वो रिसीव हुआ, तो इट मीन्स कि आप जो है वो बैंक को डेबिट नहीं करोगे, बल्कि चेक जब भी रिसीव करेंगे हमेशा उसके लिए कैश को आपने डेबिट करना है, यानी कि चेक जो है वो कैश की फॉर्म में कंसिडर होगा। तो 2 चेक्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है वो मैं इसकी एंट्री पास करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखना है कैश टू ए और सेकंड में कैश टू बी।
ए से 10,000 का चेक मिल रहा है। ए से पैसे हमें मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि ए हमारा डेटर होगा। डेटर आपको पता है उनको कहते हैं जिनसे हमने अमाउंट लेनी होती है, पैसे लेने होते हैं। तो जब हमें पैसे मिल जाते हैं तो डेटर हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं, एसेट डिक्रीज़ हो जाते हैं। एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने ए को क्रेडिट किया। और बी से चेक मिल रहा था 5,000 का, तो 5,000 से जो है ना वो हम बी को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ कैश परचेजेस 8,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट आपको बताया था जिस ट्रांजैक्शन में आ जाए आपने जो है उसकी परसेंटेज निकाल लेनी होती है। तो 8,000 का आपने क्या करना है, यहाँ पर 5% कर लेना। यहाँ पर जैसे मैं आपको करके भी बता देता हूँ सो दैट कि आपके लिए आसानी हो। तो 8,000 का 5% करेंगे। ये आपके पास कैलकुलेटर आप यूज़ करें, इसका 5% लें और ये आपके पास आएगा 400 से। ये आपका है क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो बुक में शो नहीं करते, तो आपने ये वाली वैल्यू लेस कर देनी है। तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 7,600 से। तो असल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है ना वो 7,600 के साथ रिकॉर्ड होनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7,600 से एंट्री पास करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, परचेज़ की है हमने। कैश परचेजेस किसको कहते हैं, वो परचेजेस जो कैश पर हुई हो। तो आपने यहाँ पर जब एंट्री पास करनी है तो इधर लिखना है परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 8,000 से नहीं बल्कि डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे 7,600 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा हुआ कैश सेल। कैश सेल का मतलब क्या है कि वो सेल जो कैश पर हुई है, यानी कि आपने गुड्स बेची थी और उसके बदले आपको कैश मिला। एंड बैंक द सेम, बैंक का द सेम का जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पैसे हमें कस्टमर से मिले हैं ना वो सेम अमाउंट हमने बैंक में जमा करवा दी है और उसी दिन जमा करवा दी है। ये आ रही है आपके पास 20 मार्च की ट्रांजैक्शन। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि कैश पर चीज़ें बेची हैं, कैश मिला हमें और हमने वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए, तो फिर ऐसी सूरत में जो एंट्री पास होगी ना वो बैंक अकाउंट टू सेल होगी, कैश टू सेल नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कैश सेल तो फिर हम कैश टू सेल लिखते, एंट्री फिर कैश डेबिट हो जाता, एंट्री में सेल क्रेडिट हो जाती। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कैश सेल एंड बैंक द सेम, कि जो कैश सेल हुई है उसी अमाउंट को बैंक्ड कर दिया। बैंक का मतलब बैंक में जमा करवा दिए पैसे। तो आपने यहाँ पर भी बैंक टू सेल एंट्री पास करनी है और अमाउंट जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 2,000। तो 2,000 से आप ये अमाउंट जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जी, विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक 8,000 एंड पेड वेजेस 3,000 एंड रेंट 5,000। बैंक से विदड्रॉ, विदड्रॉ का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, निकलवाना। तो बैंक से 8,000 रुपया निकाला गया। पेड वेजेस, उस 8,000 रुपये में से वेजेस पे की है 3,000 रुपये की एंड रेंट, और रेंट पे किया 5,000 रुपये का। तो आप क्या करोगे, वेजेस भी आपका एक्सपेंस होता है और रेंट भी आपका एक्सपेंस होता है। और आपको पता है एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज हो तो उनको डेबिट करते हैं। अब बैंक से जो है वो टोटल, इसका मतलब है 8,000 रुपये निकल रहा है, तो बैंक आपका एसेट है। जब भी बैंक से पैसे निकलेंगे एसेट में कमी आएगी। आपने करना क्या है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है 8,000 से और इसकी जगह पर डेबिट साइड पर क्या लिखना है आपने, जो दोनों आपके एक्सपेंसेस हुए हैं। वेजेस की अमाउंट क्वेश्चन में आ रही है 3,000 और रेंट आ रहा है जी 5,000 से। तो इस तरह से आप जो है वो एंट्री पास करेंगे। सेपरेट भी हो सकती है लेकिन ये कोई बाकायदा जर्नल का चैप्टर नहीं है, इसलिए बेहतर है कंबाइन एंट्री पास करें। दोनों ही एक्सपेंस थे, दोनों ही डेबिट हो गए और टोटल 8,000 रुपया बैंक से निकला उन एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए, इसलिए बैंक को 8,000 से क्रेडिट करेंगे। आगे लिखा हुआ जी, रिसीव फ्रॉम एक्स कैश ₹3,000 एंड चेक ₹5,000 बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक्स एक पर्सन है, उससे हमने पैसे लेने थे, उसने क्या किया 3,000 रुपया हमें कैश दे दिया और 5,000 रुपये का उसने एक चेक इशू कर दिया हमें। तो टोटल उससे हमारे पास 8,000 रुपया आ रहा है। और साथ ही लिखा हुआ है बोथ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि कैश भी हम अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाने लगे हैं और चेक जो उसने हमें दिया था मिस्टर एक्स ने वो भी हम बैंक में जमा करवाने लगे हैं। तो टोटल 8,000 रुपया जो है वो बैंक में डिपॉजिट होने लगा। तो आपने जब इसकी एंट्री पास करनी है स्टूडेंट्स, तो वो क्या बनेगी, आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे क्योंकि 8,000 रुपया बैंक में जा रहा है, बैंक का एसेट होता है, इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। और एक्स से पैसे मिल रहे हैं, तो एक्स जिससे पैसे लेने होते हैं वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो डेबिट होते हैं, यानी एसेट होते हैं तो डेबिट होते हैं। जब हमें उनसे पैसे मिल जाते हैं तो हमने उनके अकाउंट को कम करना होता है। डेटर अगर कम हो तो इसका मतलब है एसेट कम हो रहे हैं, और एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो आपने करना क्या, यहाँ पर एक्स को क्रेडिट कर देना साथ ही 8,000 से, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिएगा,
लिखा हुआ रिसीव चेक फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी एंड बैंक्ड। जब भी बैंक्ड का वर्ड आएगा इसका मतलब है जो पैसे मिलते हैं ना आपको वो अपने बैंक में जमा करवा देने हैं उसी दिन। तो रिसीव चेक, चेक रिसीव हुआ था सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीन कोई आपके पास पड़ी थी वो आपने सेल की है, उससे जो पैसे मिले हैं वो आपने बैंक में जमा करवाए हैं। तो जब आप बैंक में जमा करवाओगे तो उसमें जो है वो आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में अमाउंट कितनी बताई हुई है। तो अमाउंट के हवाले से यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि आपने देख लेना है 25 मार्च में लिखा हुआ है रिसीव चेक फॉर सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, चेक रिसीव हुआ है और ओल्ड मशीनरी आपने सेल की है और वो पैसे आपके बैंक में जमा हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अमाउंट अगर आप इसकी देखो तो वो है 8000 से। तो आप क्या करोगे यहाँ पर एंट्री जब पास करोगे तो डायरेक्ट आपके पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं। तो आपने बैंक अकाउंट को 8000 से इंक्रीज कर लेना है। मशीनरी आपकी थी, आपने वो सेल की है, मशीनरी आपका एसेट होती है, जब आप बेचोगे तो एसेट कम होगा, एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। तो इट मीन्स कि मशीनरी आपका, मशीनरी वाला जो एसेट है वो आपके बिजनेस से आउट हो रहा है, इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर देना। खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, बेचते हैं तो क्रेडिट करते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी रिसीव टू पेड टू बाय कैश ₹2000 एंड चेक ₹3000। वाई एक पर्सन है, उसको आपने पैसे देने थे, 2000 रुपये आप उसको कैश में दे रहे हो और 3000 रुपये का आप उसको चेक इशू कर रहे हो। अब यहाँ पर इसकी एंट्री क्या पास होगी, जब आप उसको कैश देंगे तो कैश जो है वो 2000 से कम हो जाएगा और चेक जो है वो लिखा हुआ 3000 से। तो जब आप उसको चेक देंगे, चेक जब भी इशू करते हैं हमेशा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी कि डेफिनेटली जिस पार्टी को आप चेक दे रहे हैं वो पार्टी बैंक में जाएगी, बैंक से पैसे निकालेगी, अल्टीमेटली हमारे निकलवाएगी, अल्टीमेटली हमारे बैंक अकाउंट में कमी आनी है। तो जब हम चेक देते हैं ना किसी को तो साथ ही अपने बैंक अकाउंट को कम करते हैं। तो बैंक जो होता है वो हमारा एसेट होता है, एसेट में डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसी एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। और किसको दिए हमने ये पैसे, बेसिकली वाई को। तो इट मीन्स के वाई हमारी क्या था, लाइबिलिटी था, वाई हमारा क्रेडिटर था। तो जब हम उनको पैसे दे देंगे तो क्रेडिटर में डिक्रीज आएगी, यानी लाइबिलिटी में डिक्रीज आएगी, और लाइबिलिटी की जो डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है। तो 5000 से आपने वाई के अकाउंट को डेबिट कर देना जी। उसके बाद लास्ट एंट्री देखिए लिखा हुआ जी बैंक चार्ज फॉर कमीशन ₹500। 500 रुपया जो है ना बैंक कमीशन चार्ज कर रहा है। इसका मतलब क्या कि बैंक का जो कमीशन, अपना कमीशन है वो 500 रुपया बनता है। बैंक हमें सर्विसेज देता है और उसके अगेंस्ट बैंक अपने चार्जेस वसूल करता है। ठीक है। तो हमने उनसे कोई अपनी सर्विस अवेल की होगी अपने बिजनेस के वाले से, तो उन्होंने कहा जी आपका 500 रुपया कमीशन बना है। अब अगर बैंक अपना कमीशन लेगा तो वो क्या करेगा, वो हमारे अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं ना हमारे अपने, बैंक ने उन पैसों में से 500 रुपया जो है वो अपने कमीशन का निकाल लेना है, काट लेना है। तो जब बैंक पैसे निकालेगा, काटेगा, तो इट मीन्स कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डिक्रीज होगा। और बैंक से जब पैसे निकलने हैं तो हमने क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट को कम करना है। बैंक हमारा एसेट होता है, एसेट में डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, और ये पैसे बेसिकली कमीशन की वजह से काटे जा रहे हैं। तो एक्सपेंस का नाम कमीशन है। तो आप यहाँ पर, और ये किसने लिया है, बैंक ने, तो आप यहाँ पर कमीशन का वर्ड भी लिख सकते हैं और बैंक कमीशन का वर्ड भी लिख सकते हैं। तो 500 से जो है ना वो आप इसको डेबिट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी वर्किंग वाला एरिया था। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आपने करना क्या है, यहाँ से एंट्रीज को उठाना है और जिस तरह से जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर इनको पोस्ट कर देना है। तो देखिए वन बाय वन हम एंट्रीज को देखते हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ रही है, व्हाट इज़ दिस, इसमें हमें फोकस किसको करना है, कैश को और बैंक को। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एंट्री में कैश जो है वो 10,000 से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर 10,000 से अगर डेबिट हो रहा है, आपने क्या करना है, ये डेबिट वाली साइड है, ये कैश का कॉलम है, 10,000 से आप इसको डेबिट करें और अगेंस्ट कौन सा अकाउंट है इसके, ए का, तो आप यहाँ पर एज अकाउंट लिख देंगे। ठीक है। इसकी डेट जो है वो साथ लिखेंगे आप, 5 मार्च की डेट है, ये 1 मार्च थी एंड दैट इज 5 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाली जो एंट्री है उसमें कैश फिर 500 से डेबिट हो, 5000 से सॉरी डेबिट हो रहा है। तो कैश को आप 5000 से डेबिट करें, अगेंस्ट आएगा बीज अकाउंट, ये भी 5 मार्च की ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है परचेजेस टू कैश, कैश इसमें 7600 से क्रेडिट हो रहा है। ये जो ट्रांजैक्शन है ये 12 मार्च की है। यहाँ पर आप डेट मेंशन करें 12 मार्च, और कैश जो है वो इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट वाली साइड पर आप 7600 लिखेंगे
और इसके अगेंस्ट लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में देखिएगा बैंक डेबिट हो रहा है 2000 से, तो ये डेबिट वाली साइड है, ये बैंक का कॉलम है। 2000 से आप बैंक को डेबिट करें, अगेंस्ट आएगा जी सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट को आपने इसके ऑपोजिट साइड पे लिखना है। और जो डेट आ रही है दैट इज़ 20th ऑफ मार्च, 20th ऑफ मार्च जो है वो डेट बनी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखें बैंक क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट जो है दो वैल्यूज़ हैं, वेजेस भी और रेंट भी है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हो, डेबिट साइड पर ना सिर्फ उनकी वैल्यूज लिखेंगे बल्कि इनके अकाउंट्स भी लिखे जाएंगे। तो यहां पर वेजेस अकाउंट एंड द सेकंड वन इज रेंट अकाउंट, और डेट जो मेंशन है जी वो है 22 ऑफ मार्च की, तो 22 ऑफ मार्च की आप डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है, हमारा पर्पस क्या था कि बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाए 8000 रुपये से, तो बैंक क्रेडिट ही हो रहा है 8000 रुपये से, लेकिन इसके अगेंस्ट चूंकि दो वैल्यूज थी तो इसलिए दोनों वैल्यूज भी लिखी उनके अकाउंट। ये कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग का तरीका मैं लेजर वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट में अगर देखें तो बैंक अकाउंट जो है वो 8000 से डेबिट हो रहा है, तो 8000 से बैंक अगर डेबिट हो रहा है, ये बैंक का कॉलम है डेबिट वाली साइड का, 8000 से इसको डेबिट करेंगे और इसके अगेंस्ट आएगा एक्स का अकाउंट, और डेट जो आ रही होगी यहाँ पर ये है 23 ऑफ मार्च की। नेक्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है जी 8000 से, डेबिट वाली साइड है, बैंक का कॉलम है, 8000 से इसको डेबिट करें और इसके अगेंस्ट आएगा मशीनरी अकाउंट एंड द डेट इज 25 ऑफ मार्च। सेकंड लास्ट एंट्री में देखिएगा कैश भी क्रेडिट हो रहा है 2000 से और बैंक भी क्रेडिट हो रहा है, तो आपने कैश की क्रेडिट साइड पर 2000 से अमाउंट लिखनी है, अगेंस्ट किसके आएगा वाइज अकाउंट, और बैंक भी क्रेडिट हो रहा है 3000 से, तो बैंक अकाउंट को भी आपने क्रेडिट करना है। अब बैंक को जब आपने क्रेडिट करना है तो ये ध्यान रखना आपने बैंक वाले कॉलम में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये बैंक अगर क्रेडिट हो रहा है तो फिर क्रेडिट साइड पर बैंक का कॉलम, 2000 से कैश क्रेडिट हो रहा था, कैश के कॉलम में लिखा। लास्ट एंट्री देखिएगा बैंक अकाउंट 500 से फिर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड है, बैंक का कॉलम है, 500 से इसको क्रेडिट करें और इसके अगेंस्ट क्या लिखा जाएगा जी बैंक कमीशन, बैंक कमीशन अकाउंट, और ऊपर वाली एंट्री के अगेंस्ट जो आ रहा था ये 3000 से, यहाँ पर भी वाई का ही अकाउंट आ रहा था। तो ये आपने जो है वो टोटल क्या किया जी एंट्रीज की पोस्टिंग की है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बैलेंसिंग का होता है। बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, जो भी दोनों साइड्स का बैलेंस है 1 बाय 1 इनको कंपेयर करते हैं और फिर हम जो है वो चेक करते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है। तो आपने सबसे पहले कॉलम कैश का बनाया हुआ है, तो कैश की डेबिट साइड को कंपेयर करेंगे आप कैश की क्रेडिट साइड के साथ। अब यहाँ पर ये जो लास्ट 2 ट्रांजेक्शन हैं इनकी अगर हम डेट देखें, वाई वाली जो ट्रांजेक्शन थी इसकी डेट थी 28 ऑफ मार्च, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोनों की सेम डेट है, और लास्ट वाली ट्रांजैक्शन की डेट थी 30th ऑफ मार्च। एंट्रीज की यहाँ पर वैल्यूज़ का हम टोटल करने लगे हैं जी। डेबिट साइड पर ये 30,000 लिखा हुआ है, नेक्स्ट अमाउंट मेरे पास 10,000 है, उसके बाद जी 5,000 आ रहा है, तो डेबिट साइड का जो टोटल है दैट इज़ 45,000, और हमने क्या करना है इसमें से क्रेडिट साइड को माइनस कर देना है। तो कैश की जो क्रेडिट साइड है 7600 आ रही है एंड देन 2000 आ रही है, तो मेरे पास जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है कैश का वो आ रहा है जी 35,400 से, यानी कि इस अमाउंट में से आपने इन दोनों को माइनस किया तो बाकी ये अमाउंट। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, अकाउंट भी अगर आप बना रहे हो तो दोनों साइड्स इक्वल करते हो। इसका टोटल 45 नहीं था, जितना शॉर्ट था उससे के लिए हमने क्या किया बैलेंस ये लिखा। ये बैलेंस कैसे आया, इसमें से आपने इन दोनों को माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी ये आपका महीने के आखिरी दिन का बैलेंस कैरी डाउन होगा। इसी तरह से आप अगर बैंक की अमाउंट को देखें तो बैंक की जो डेबिट साइड है इसका टोटल कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 40,000, देन आफ्टर जी 2,000, फिर 8,000 एंड 8,000, टोटल आ रहा है जी 58,000 से। और इसमें से यहाँ पर इक्वल करने के लिए इधर भी, क्योंकि दोनों साइड्स आपकी टोटल की बराबर होनी चाहिए, इधर भी मैं 58 लिखूंगा, लेकिन इसका टोटल 58 नहीं है, आपको साफ पता लग रहा है ये छोटी अमाउंट्स हैं। तो अब करना क्या, यहीं से ही ऑन का बटन आपने प्रेस नहीं करना, 58 में से 1 बाय 1 बैंक की क्रेडिट साइड को लेस कर देना। तो यहाँ पर 3,000 लेस करेंगे, 5,000 देन लेस करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से 3,000 माइनस करेंगे और फाइनली 500 माइनस करेंगे। तो मेरे पास जो बैंक का एंडिंग बैलेंस आ रहा है दैट इज़ 46,500।
इस क्वेश्चन में काउंटर एंट्री कोई नहीं थी, काउंटर एंट्री का कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से बता चुका हूँ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। इसकी अपने एंड पर प्रैक्टिस करें और इनको देखें, जहाँ पर कोई मसला आता है वो आप अपने कमेंट्स में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उनका जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।